जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी ऐसी उम्मीद है आप जो है एकदम सकुशल होंगे। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवादी कवियों को। और प्रयोगवादी कवियों में हम लोगों ने अज्ञेय को पढ़ लिया है, गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ लिया है, धर्मवीर भारती को पढ़ लिया है, शमशेर बहादुर सिंह पढ़ गए हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ लिया है। इन कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 कवि आपके लिए शेष हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशेष हैं। जिन कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है उनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये कवि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। आपको इन कवियों को जो है देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत के संग इन सारे कवियों की आपके लिए क्लासेस बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के संग बनाई गई हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो मेरी उम्मीद है कि जो है आप इनसे ज़रूर जो है अच्छे से लाभान्वित हो सकेंगे। अगर बात करें कि आज किसकी बात करेंगे सबसे पहले, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रघुवीर सहाय को। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और पढ़ना शुरू करते हैं रघुवीर सहाय को। सबसे पहले बात करते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ। तो 1929 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनका देहांत हुआ। इनका जो जन्म स्थान था वो लखनऊ था, और ये जो है दूसरे शतक के कवि थे। शुरू में ये प्रयोगवादी थे, उसके बाद नई कविता की ओर उन्मुख हो गए। तो इतनी बात समझ में आई। इनका जन्म कब हुआ? 1929 में इनका जन्म होता है, 1990 में इनका देहांत होता है। जन्म स्थान इनका लखनऊ था, दूसरे शतक के कवि थे, और शुरू में ये प्रयोगवादी थे, और बाद में नई कविता की ओर उन्मुख हो गए थे। उसके बाद कुछ इनके उपनाम हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनको जो है मुक्तक का कवि कहा जाता है, इनको खबरों का कवि कहा जाता है, और बच्चन सिंह ने इनको जो है पॉलिटिकल कवि भी कहा है। बच्चन सिंह ने इनको पॉलिटिकल कवि क्यों कहा है? क्योंकि जो इनकी कविताएं होती थीं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू प्रतीकों के रूप में होते थे, इसीलिए जो है बच्चन सिंह ने इनको जो है पॉलिटिकल कवि कहकर पुकारा है। तो ये जो है इनके बारे में कुछ मोटी चीजें थीं जो कि आपको बता दी गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके रचना संसार को, और इनके रचना संसार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके काव्य संकलनों को। तो सबसे पहले बता दें कि जो है 1951 में जो है अज्ञेय जी ने दूसरे शतक में जो है इनको रखा था, और इनकी जो है 16 कविताओं को जो है उसमें संकलित किया था। इनकी 16 कविताओं को जो है दूसरे शतक में स्थान मिला था। अब बात करते हैं इनके काव्य संकलनों के बारे में। तो 1960 में जो है इनका सीढ़ियों पर धूप में है, 1967 में इनका आत्महत्या के विरुद्ध है, और 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो, और इसमें जो है आपातकाल से संबंधित कविताएं हैं। 1982 में जो है इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना आती है, कौन सी? लोग भूल गए हैं। उसके 2 साल बाद इनको उसी रचना के लिए 1984 में साहित्य अकादमी भी दिया जाता है। 1989 में जो है इनकी रचना है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, और 1994 में इनकी रचना है एक समय था। बात समझ में आ गई। एक बार हम रिवीजन के लिए और इनके काव्य संकलनों को पढ़ेंगे। 1960 में सीढ़ियों पर धूप में, 1967 में आत्महत्या के विरुद्ध, 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो, और इस काव्य संकलन में आपातकाल से संबंधित कविताएं दी हुई हैं। 1982 में लोग भूल गए हैं, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी दिया जाता है। कब दिया जाता है? उसके 2 साल बाद दिया जाता है, यानी कि 1984 में इनको साहित्य अकादमी मिलता है। उसके बाद 1989 में इनका जो है काव्य संग्रह आता है कुछ पते कुछ चिट्ठियां, और 1994 में एक समय था, ये इनका जो है काव्य संकलन है। ये अपने बारे में एक महत्वपूर्ण कथन कहा करते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और एक ढहाता हूं, और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। तो ये अपने बारे में इनकी एक उक्ति थी जो आपके लिए लिख दी गई। उसके बाद बात करते हैं जो है इनके कुछ काव्य संकलन थे। जैसे इनका ये जो है आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है। ये जो काव्य संकलन इनका जब प्रकाशित हुआ, इस काव्य संकलन से ये जो है एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध इनका पहला काव्य संकलन था। इस काव्य संकलन से ही ये हिंदी जगत में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और इस काव्य संकलन के बारे में बच्चन सिंह का एक जो है बहुत ही प्रमुख कथन भी है। बच्चन सिंह जो है इनके इस काव्य संकलन के बारे में कहते हैं कि यह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं
बच्चन सिंह कहते हैं कि ये जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। तो ये जो है बच्चन सिंह का इसके बारे में कथन है। उसके बाद ये जो इनका एक काव्य संकलन है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसमें आपातकाल से संबंधित कविताएं दी गई हैं और इनके सभी संकलनों में भूमिकाएं हैं, कुछ कहा गया है, सर उठाया गया है, लेकिन इस संग्रह में इनकी कोई भूमिका नहीं है। कवि मौन है, बोलने की मनाही है। उसके बाद जो इनका लोग भूल गए हैं काव्य संकलन है, इसके बारे में कवि कहता है कि जहां पर बहुत कला होगी वहां पर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। रघुवीर सहाय की जो है रचनावली भी आती है, 6 खंडों में प्रकाशित होती है और इसका समय क्या है 2000 ईस्वी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात हो गई रघुवीर सहाय के काव्य संकलनों के बारे में। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों के बारे में। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों के बारे में। तो 1960 में है सीढ़ियों पर धूप में, 1972 में है रास्ता इधर से है और 1983 में है जो आदमी हम बना रहे हैं। तो ये इनके 3 कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960, रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1983। तो ये इनके कहानी संग्रह हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इनके निबंध संग्रहों के बारे में। तो इनके निबंध संग्रह जो है वो है दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, फिर भंवर है, लहरें और तरंग हैं, यथार्थ का अर्थ है और अर्थात। तो ये इनकी कहानी संग्रह हो गए और ये इनके निबंध संग्रह हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे या फिर उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की या किन किन पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया। तो नवजीवन से ये जुड़े रहे हैं और अज्ञेय की प्रतीक पत्रिका से भी जुड़े रहे। ये भी जो है अज्ञेय की एक पत्रिका थी, ये भी जो है अज्ञेय की एक पत्रिका थी और ये जो है त्रैमासिक पत्रिका थी और ये जो है इंग्लिश की जो है पत्रिका थी। इसके ये जो है सहायक संपादक थे। नव भारत टाइम्स के ये जो है विशेष संवाददाता थे। ये दिनमान से भी जुड़े रहे और उसमें ये जो है समाचार संपादक थे और ये जो है कल्पना से भी जुड़े रहे। तो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। कौन कौन सी पत्र पत्रिका से? नवजीवन से, प्रतीक से, वाक से, नव भारत टाइम्स से और दिनमान से और कल्पना पत्रिका से जुड़े रहे। तो ये जो है पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात हो गई। तो जो है रघुवीर सहाय के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे नरेश मेहता के बारे में। तो जो नरेश मेहता का जो मूल नाम था, जो इनको इनके माता पिता के द्वारा नाम मिला था, वो इनका नाम था पूर्ण शंकर, लेकिन इनको नरेश की उपाधि जो है नरसिंहगढ़ की राजमाता ने दिया था और आगे जो है इसी नाम को इन्होंने जो है आयात कर लिया और फिर श्री नरेश मेहता के नाम से हिंदी जगत में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इनका जो जन्म होता है वो 15 फरवरी 1922 को होता है और देहांत इनका 22 नवंबर 2000 में होता है। बात समझ में आई? जन्म 1922 में और देहांत 2000 में। अगर हम बात करें कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो जो है प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है शाजापुर में इनका जन्म होता है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत। इनके बारे में जो है बच्चन सिंह का एक कथन है कि ये मालवा के निवासी थे लेकिन ये काशी के जो है अंतेवासी थे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ उपनाम भी हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनको जो है बिंबुओं का सर्जक कवि कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर इनको जो है के बनर्जी ने हिंदी का रविंद्रनाथ टैगोर कहा है। उसके बाद भारतीय अभिजात एवं सांस्कृतिक परंपरा का कवि भी इनको कहा जाता है और वैष्णव परंपरा का कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये जो है नरेश मेहता के बारे में जानकारी हो गई। जन्म 1922, देहांत 2000, जन्म स्थान मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर और ये जो है नए बिंबु के सर्जक कवि हैं। हिंदी कविता का रविंद्रनाथ टैगोर के बनर्जी ने कहा। भारतीय अभिजात एवं सांस्कृतिक परंपरा के कवि हैं और वैष्णव परंपरा के कवि हैं। तो ये इनके बारे में मोटा माटी बातें हो गई। अब जो है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, यानी कि जो है इनका रचना संसार पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके काव्य संकलनों के बारे में। तो इनका पहला काव्य संकलन आता है 1957 में। क्या नाम है? वन पाखी सुनो। ये इनका पहला काव्य संकलन है। समय क्या है? 1957। 1961 में है बोलने दो चीड़ को। 1961 में है
बोलने दो चीड़ को, और 1972 में है मेरा समर्पित एकांत। इसके बारे में एक विशेष चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक लंबी कविता है समय देवता के नाम से, और ये जो समय देवता कविता है इसके बारे में ये जो है कहते हैं, इसके बारे में ये नरेश मेहता कहते हैं कि ये कविता जो है, इस कविता के बारे में नरेश मेहता कहते हैं कि ये कविता जो है नई कविता की सबसे लंबी कविता है। ये कविता नई कविता की सबसे लंबी कविता करार इसको देते हैं जो है ये नरेश मेहता। ठीक है, उसके बाद इनका उत्सवा है 1979 में, तुम मेरा मौन हो 1982 में है, और अरण्या इनकी जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख रचना है। कब है? 1985 में है, और इसको 1988 में यानी 1988 में साहित्य अकादमी भी मिलता है। साहित्य अकादमी भी मिलता है। बात समझ में आई? उसके बाद जो है 1988 में आखिरी समुद्र से तात्पर्य है, और चैत्य जो है इनका 1993 में है। इसमें जो है इनकी जो है नरेश मेहता की प्रमुख कविताओं का जो है इनमें संकलन है, और इनको संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके कौन कौन से खंड काव्य हैं। इनके खंड काव्यों के बारे में बात कर लें तो इनका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख खंड काव्य 1962 में आता है, जिसका नाम है संशय की एक रात, जो कि नाट्य शैली में रचित इनका जो है खंड काव्य है। ये जो है राम से संबंधित खंड काव्य है। जब समुद्र पे पुल बंध जाता है उसके एक रात पहले की बात है, राम के मन में संदेह है कि सीता के लिए जो है इतना सर्वनाश क्यों, तो यही जो है राम के मन में संशय है। तो ये जो है 1962 में इसी पे जो है संशय की एक रात इनका जो है ये खंड काव्य है। उसके बाद महाप्रस्थान इनका 1965 में है, और प्रवाद पर्व इनका 1977 में है, जिसमें सीता वनवास पर आधारित ये खंड काव्य है। सबरी इनका 1978 में है, और प्रार्थना पुरुष इनका 1985 में है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो है ये जो है इनका खंड काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अब हम बात करेंगे इनके उपन्यासों के बारे में। तो 1954 में डूबते मस्तूल इनका है, यह पथबंधु था 1962 में है। धूमकेत एक श्रुति 1962 में है। दो एकांत 1964 में है। नदी यशस्वी है 1967 में है। प्रथम फाल्गुन 1968 में है, और उत्तर कथा ये जो है 2 भागों में प्रकाशित होता है। भाग 1 जो है 1979 में है, और भाग 2 1982 में है। तो ये जो है इनके उपन्यास हो गए। अब अगर बात करें कि इनके कहानी संकलन कौन कौन से हैं, तो इनका जो है तथापि 1962 में है, एक समर्पित महिला 1965 में है, जलधर 1980 में है। नाटक के बारे में देख लेते हैं। इनके 2 नाटक हैं, जिनमें सुबह के घंटे 1953 में है, और खंडित यात्राएं 1965 में है। बात करें इनकी एकांकियां कौन कौन सी हैं, तो सरोवर के फूल और पिछली रात की बर्फ ये जो है इनकी एकांकियां हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी आलोचनात्मक रचनाएं, तो मुक्तिबोध एक अवधूत कवि, सदपुरुष अज्ञेय, और काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व ये जो है इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साधु न चले जमात ये इनका यात्रा वृत्तांत है, और इनकी जो है पत्र पत्रिकाएं ये जो है साहित्यकार में जो है निर्मल वर्मा के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, और चौथा संसार के जो है ये प्रधान संपादक थे। तो इन 2 कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर